सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें फैला देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक उसने 10 मैच खेले हैं, 10 के 10 ही जीते हैं। ये रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया के पास था, तो अब ये इंडिया के नाम हुआ है। इसीलिए उनको हिटमैन भी तो कहा जाता है। हिटमैन कहा जाता था, और उनका काम ही ये था कि आते ही उन्होंने जो है वो धुलाई शुरू कर देनी है, लाठीचार्ज शुरू कर देना है। भारत ने एक बड़ा खुफिया हथियार इस्तेमाल किया, और वो ये था कि आपने रन रेट को रोटेट कैसे रखना है। छोटा सा एंगल जो है ना, छोटा सा एंगल सेंटीमीटर्स का, वो फर्क डाल देता है गेंद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा और मेरे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगी, हम चाहें तो आपको फेक कहानियाँ, चटपटे मसालेदार लतीफ़े या झूठ पर मबनी बयानियाँ सुनाकर खुश कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वालिटी कंटेंट का इंतखाब किया ताकि तारीख दुरुस्त तौर पर लिखी जा सके। क्यों सत्तार साहब? जी जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, सच के साथ जाना चाहिए और लोगों को सच्चा इल्म जो है वो कन्वर्ट करना चाहिए, देना चाहिए उन्हें। सत्तार साहब आज आपको समझाएंगे कि क्यों इतनी बड़ी टीम्स में से भारतीय टीम को इतनी बड़ी टीम समझा जाता है, और ऐसे कौन से अवामिल हैं कि भारतीय टीम को इतनी शानदार और कामयाब टीम समझा जाता है। जी खतीजा, ये सवाल आपने जो उठाया है ना, इसके जवाब में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे जो तजज़िया निगार हैं या ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें फैला देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप भले आप ये कहें कि भारत ने विकटें अपनी मर्ज़ी की बनाई, पिचेस में तब्दीली अपनी मर्ज़ी से की, स्टेडियम्स अपनी मर्ज़ी के रखे, धौंस किया, धांधली की, 2 नंबरी की, व्हाटएवर जो भी आप करें, लेकिन दूसरे एंड पर आप ये देखें कि ऑन द पेज जो है वो ये टीम जो है वो दुनिया की 10 बड़ी टीमों में सबसे पहले दर्जे पर फाइज है, और वहाँ पर आप उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्रिकेट जो है उस पर कोई सवाल करके देखें तो उसका जवाब आपको दिया जा सकता है। जैसा आपने अभी ये बताया कि मैं आज आपको बताऊँगा कि इंडियन टीम जो है वो नंबर 1 क्यों रही है, और अभी तक उसने 10 मैच खेले हैं, 10 के 10 ही जीते हैं, और ये नाकाबिले शिकस्त टीम है, और ये रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया के पास था, तो अब ये इंडिया के नाम हुआ है। तो आज मैं, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे दलाइल हैं जिनकी बुनियाद पर मैं बता सकता हूँ कि इंडिया की टीम जो है वो हर लिहाज से नंबर 1 है, लेकिन आज मैं आपको सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद जो सूरत हाल बनी है वो अदाद शुमार के हिसाब से जो चीज़ें सामने आई हैं, मैं उनका जिक्र जो है वो आपके सामने रखूँगा, और फिर आप खुद एनालिसिस कीजिए कि मेरी बातों में कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक इसमें फेकपन है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि लास्ट संडे जो है वो रोहित शर्मा ने नीदरलैंड के तेजा की विकेट लेकर ये साबित कर दिया, और फतह हासिल करके ये साबित कर दिया कि हम नाकाबिले शिकस्त टीम हैं। उस वक्त तक 9 मैचेस हो चुके थे, और उन 9 मैचेस में 9 ही फतूहात इंडिया के नाम थी। फिर सेमीफाइनल हुआ, तो सेमीफाइनल में भी इंडिया ने जो है वो न्यूजीलैंड को लिताड़ कर फाइनल में पोजीशन बना ली, अपनी जगह बना ली, और अब जो है ये फाइनल में इसका मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। तो मैं अगर इसका तज्ज़िया करूं भारतीय टीम का, तो इसके 3 पहलू निकलते हैं। एक तो बैटिंग में भी आता है और बॉलिंग में भी आता है। बैटिंग में मैं आपको बताऊं कि चूँकि आपके जो 50 ओवर्स होते हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला पावर प्ले होता है, दूसरा पावर प्ले होता है, और तीसरा पावर प्ले होता है। तो आप ये देखिए कि पहले पावर प्ले में इंडिया ने जो है वो 67 रन औसतन बनाए हैं पहले पावर प्ले में, और उन्होंने 9 विकटें भी ली हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें जो सेमीफाइनल के हिस्सा बनी थी, इनके अगर रन्स देखे जाएं एवरेज, तो ये 57.33 इनकी एवरेज बनती है, और 13 विकटें इनकी एवरेज में आती हैं। ये पहले पावर प्ले की बात है। दूसरे पावर प्ले में चले जाएं तो 161 रन इंडिया ने बनाए हैं औसतन, और 23 विकटें उनके नाम रहीं, जबकि उनके मुकाबले में ये जो 3 टीमें बाकी थी उन्होंने 171 रन बनाए औसतन, और उनके 32 विकटें उनके नाम रहीं। तीसरे आखिरी पावर प्ले में, जिसे आप डेथ ओवर्स भी कहते हैं, उसमें इंडिया ने 62.14 और 12 विकटें, जबकि उनके मुकाबले में 80.25 जो है वो रन्स बने तीनों टीमों के, और 20 विकटें उनके हाथ में आई। अच्छा, अब आप ये पावर प्ले जो आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया आपको, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, तो इसमें आप देखें कि 3 टीमों का रेशो क्या है और खाली भारत का रेशो क्या है, इससे फ़र्क वाज़ेह होता है। अच्छा, अब अगर आप इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो एक और आपको ग्राफ दिखाते हैं, उसमें आप ये देखें कि पहले पावर प्ले में इंडिया ने टोटल 604 रन बनाए हैं।
जो भी उनके 10 मैच हैं ना उनमें 604 पहले 10 604 ओवर्स में बने हैं। और उनके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 581 रन बनाए हैं, जनूबी अफ्रीका ने 447 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने 527 रन बनाए हैं। तो अगर आप देखें कि एक टीम वर्सेस 3 टीमें, तो फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया के साथ 26 रन का फ़र्क है और जनूबी अफ्रीका के साथ 57 रन का फ़र्क है और न्यूजीलैंड के साथ जो है वो 17 रन का फ़र्क है। तो ये फ़र्क जो है ये मिटाया ही नहीं जा सका और ये साबित करता है कि इंडिया जो है वो बैटिंग में नंबर 1 रही है। अच्छा, ये तो पहले पावर प्ले की बात थी जहां पर इंडिया ने ये साबित किया। अच्छा, अब ये इंडिया ने जो चीज़ साबित की है ना उसमें जो बड़ी वजह ये थी कि वो आप देखें कि रोहित शर्मा जब बैटिंग के लिए आते थे तो उनके दिमाग पर, उनके चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आता था। वो आते ही हिटिंग करते थे और पहले 6 ओवर्स में या 5 ओवर्स में 50 से 60 रन बनाना उनका हदफ होता था और वो बनाकर चले जाते थे। इसीलिए उनको हिटमैन भी तो कहा जाता है। हिटमैन कहा जाता था और वो उनका काम ही ये था कि आते ही उन्होंने जो है वो धुलाई शुरू कर देनी है, लाठीचार्ज शुरू कर देना है। अच्छा, उसके बाद गिल आते हैं, उसके बाद विराट कोहली आते हैं, शरियास आते हैं। तो आप इनका देख लें, अगर आपने इनकी एवरेज देखनी है तो आप ये देखें कि जनाब नीदरलैंड के मैच में पहले 3 प्लेयर्स ने 50 बनाई, अगले 2 प्लेयर्स ने 100 किया और ये इनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, इनके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जो जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड है उनके आप देखें कि उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट क्या रहा, उन्होंने कितने चौके छक्के मारे या क्या उन्होंने किया। तो उनमें हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो हेड और वार्नर और स्मिथ और मिचेल मार्श और ख़ास तौर पर मैक्सवेल जो हैं वो बड़े खिलाड़ी थे। मैक्सवेल ने दिखाया भी, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में था, वो पावर प्ले में नहीं था। उसके बाद जनूबी अफ्रीका से आप डीकॉक देखें, 4 सेंचुरियाँ उनकी और डॉर्सन थे। डेविड मिलर ने बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई भी लास्ट डे में और क्लासन भी उसमें शामिल थे। और इसके अलावा आप देखें विलियमसन और रविंद्रा जो हैं वो न्यूजीलैंड के बहुत बड़े यानी हिटर थे, लेकिन जो एज रोहित शर्मा एंड कंपनी को था इनको नहीं मिल सका। एक ये तो पहले पावर प्ले की बात होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पावर प्ले की। दूसरे पावर प्ले में भारत ने एक बड़ा खुफिया हथियार इस्तेमाल किया और वो ये था कि आपने रन रेट को रोटेट कैसे रखना है, रन रेट को रोटेट कैसे रखना है, उसकी रोटेशन कैसे रखनी है। इसके लिए भारतीय बल्लेबाज गेंद के ख़राब होने का इंतज़ार करते थे कि कब गेंद ख़राब हो, कब हम मारधाड़ शुरू करें। और ये एक पुराना फार्मूला है कि आप विकेट बचा लें और उसके बाद रन रेट को साथ लेकर चलें और उसके बाद फिर मारधाड़ करें। इसके मुकाबले में आप देखें जनूबी अफ्रीका के जो मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज थे, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज थे, उन्होंने ये कोशिश किया कि हम अपनी ताकत से, अपनी महारत से मिडिल ऑर्डर में रन्स बढ़ाएंगे, लेकिन वो फंस जाते थे क्योंकि उनकी विकेटें गिर जाती थीं। इंडिया की विकेटें नहीं गिरती थी, उनकी विकेटें गिर जाती थीं। आप ये देखें कि इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की जो मिडिल ऑर्डर थी वो फ्लॉप हो गई थी, वो इतनी कामयाब नहीं रही थी। उसकी वजह ये थी कि विकेटें हाथ में बचती नहीं थी और उसके मुकाबले में विकेटें गिरने के बाद रन रेट भी आपका नीचे लग जाता था। तो यहाँ भी एक एज इंडिया को है दूसरे पावर प्ले में। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं डेथ ओवर्स में। तो डेथ ओवर्स में क्या होता है? डेथ ओवर्स में जो आखिरी 10 ओवर हैं उसमें जनूबी अफ्रीका ने 722 रन बनाए मजमूई तौर पर, ऑस्ट्रेलिया ने 513 रन बनाए हैं और कीवीज़ ने 453 रन बनाए। इनके मुकाबले में इंडिया का 702 रन डेथ ओवर का स्कोर है। तो यहाँ भी आप देख लें कि इंडिया का जो फ़र्क है वो वाज़ेह है। सिर्फ जनूबी अफ्रीका थोड़ा सा आगे है, लेकिन जनूबी अफ्रीका अपने 2 मैच बल्कि 3 मैच बहुत बुरी तरह से हारी थी, जिसकी वजह से ये फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो गया। अच्छा, ये सूरत हाल तो आपकी बैटिंग की थी, जो मैंने अदाद-ओ-शुमार से आपको साबित किया कि तीनों ओवर जो तीनों पावर प्ले थे उसमें इंडिया की हिकमत अमली जो है वो कामयाब रही और यही वजह है कि उस कामयाबी हिकमत अमली की वजह से वो सारे मैच जीता गया। बाकी टीमों ने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया। जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि विकेट बचाएं, रन रेट रोटेट रखें और उसके बाद मैच को अकॉर्डिंगली लेकर चलें। यही फार्मूला इंडिया ने अपनाया और उस पर वो कामयाब रहे और उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी इस मामले में। अब हम बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में भी ज़ाहिर है 3 ही पावर प्ले होते हैं, पहला पावर प्ले, दूसरा, तीसरा। पहले पावर प्ले में इंडिया ने 19 विकेटें जो हैं वो ली, दूसरे पावर प्ले में उन्होंने 45 विकेटें ली, तीसरे पावर प्ले में उनकी 22 विकेटें थी। अगर आप इकॉनमी रेट की बात करें तो इंडिया का पहले पावर प्ले में इकॉनमी रेट 4.3 था, दूसरे में 4.5 था, तीसरे में 5.8 था, ये उनका। और अगर आप इसका मुकाबला करें ना दूसरी टीमों के साथ, जनूबी अफ्रीका के और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के, तो आप देखें इन तीनों टीमों का मजमूई औसत जो है वो पहले पावर प्ले में 15 विकेटें थी, दूसरे में 41 विकेटें थी, तीसरे में 19 विकेटें थी। और इनका इकॉनमी रेट जो है वो पहले पावर प्ले में 5.6 था, फिर 5.4 और फिर आखिर में तो 7.6।
7.6। तो अब आप नाजरीन देखें कि जहां कहाँ एक टीम है उसका 4.3 से शुरू होता है और 5.8 पे ख़त्म होता है, और कहाँ 3 टीमें हैं जिनका 5.6 से शुरू होता है और 7.6 पर जाकर ख़त्म होता है। तो ये वो फ़र्क है जिसकी वजह से इंडियन बॉलिंग जो है ना वो आपके हावी रही, तमाम टीमों पर हावी रही। अच्छा, यहाँ सवाल ये हुआ था कि जी उनके बॉलर्स को गेंद बदल दी जाती है और विकेटें बदल जाती हैं। मेरा ख्याल ये बहुत बात हुई है, ये एक इंतहाई जहालत की बात है, इस पे बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप गेंद बदल लें और ये कर लें वो कर लें, छोटी मोटी धांधली होती रहती है और होम ग्राउंड होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी जो है वो सबसे बेहतर थी। मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि बुमराह जो थे उन्होंने इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन वो अपने मुखालिफिन को बांध के रखते थे। खास तौर पर पावर प्ले, पहले पावर प्ले में वो बल्लेबाज को बांध देते थे, रन नहीं बनाने देते थे। वो इतनी एक्यूरेट गेंद थी उनकी, छोटे स्टार्ट से वो गेंद करते थे और इतनी अच्छी गेंद, उनकी लाइन लेंथ होती थी, स्विंग भी हो जाती थी, लेकिन ये कि बाहर से अंदर रख के गेंद करते थे तो बल्लेबाज के पल्ले नहीं पड़ती थी। ये फार्मूला किसी दौर में वसीम अकरम जो है वो यूज़ किया करते थे। अच्छा, शामी ने ज़्यादा विकेटें ली हैं और शामी का जो एक फ़र्क है ना वो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा फ़र्क है भैया। एक खतीजा छोटा सा एंगल जो है ना, छोटा सा एंगल सेंटीमीटर्स का, वो फ़र्क डाल देता है गेंद में। एक हमें सईद भाई बताते हैं कि एक जो आपकी ये रिस्ट होती है ना, जो आपकी रिस्ट, बॉलर जो स्विंग बॉलर होता है ना उसकी रिस्ट जो है वो कहीं लॉक कर लेता है और कहीं वो अनलॉक कर देता है। वो गेंद को ऐसे करेगा तो और एंगल बनेगा, ऐसे करेगा तो और एंगल बनेगा, ऐसे करेगा तो और एंगल बनेगा। तो मेरा ख्याल है शामी के पास यही फार्मूला था कि वो बिल्कुल अपनी जो रिस्ट है उसको या लॉक कर लेते थे और लॉक करने की वजह से उनकी गेंद का पता नहीं चलता था कि ये कौन सी स्विंग हो रही है, और यही वजह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेटें ली। आखिरी मैच में तो 7 विकेटें उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिराज के बारे में मैं आपको बताऊं, सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जो गेंद की है उसका जो फार्मूला, जो उसका राज है वो ये था कि उनकी गेंद पिच को सिर्फ किस करती थी, सिर्फ टच करती थी हल्का सा, और उसके बाद नहीं पता चलता था कि उन्होंने इन स्विंग करनी है, आउट स्विंग करनी है, कटर करना है, क्या करना है। ये बात, ये फार्मूला, ये राज सिर्फ उन्हीं को ही पता था जिसके चुंगल में ये फंसते थे बल्लेबाज, और यही वजह है कि वो कामयाब रहे। अच्छा, कुलदीप जो है उन्होंने बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल की है और अपनी लाइन लेंथ बरकरार रखी और उन्होंने यानी कि अपने जादू, स्पिन का जादू जो जगाया। अच्छा, और उसके जडेजा जो थे उन्होंने फ्लाइट गेंद करने की कोशिश की, और फ्लाइट गेंद में उनका ये था कि गेंद पर पूरा कंट्रोल होता था और जिसकी वजह से वो गेंद उनके कंट्रोल में होती थी और वो जहाँ चाहते थे गेंद जो है वो फेंक देते थे और बल्लेबाज उसके। ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया के दूसरे लोगों ने अप्लाई नहीं की। मसलन पाकिस्तान के शहनशाह अफरीदी जो हैं वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बॉलर रहे हैं, तो उन्होंने ये फार्मूला नहीं अपनाया। और हारिस इतना अच्छा बॉलर है डेथ ओवर्स का, ख़ास तौर पर उनका सारा जोर जो है ना वो स्पीड पे ही रहता था, गेंद की लाइन लेंथ पे वो गौर नहीं करते थे, उनकी रिस्ट का पता नहीं चलता था और उनको ये नहीं पता था कि हमने गेंद कहाँ करवानी, कैसे करवानी। और यही हाल बाकी बॉलर्स का भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े बॉलर्स हैं, वही जो आप कहते होते हैं कि उनको एक टोया नहीं मिला। हाँ, उनको एक टोया नहीं मिला। तो ये वो फ़र्क है जो इंडिया टीम को दूसरों से मुमताज़ करती है। और मेरे इस बयान करदा फ़र्क में, अदाद शुमार में कोई आप सवाल करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँगा। और ये ज़हन में रखिए कि ये क्रिकेट है, इसमें हमने मुल्कों को नहीं देखना, सिर्फ क्वालिटी क्रिकेट को देखना है। और क्वालिटी क्रिकेट अगर आपने देखना है तो फिर इतवार वाले दिन जो है वो बड़ा मैच आ रहा है, बड़ा मुकाबला आ रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 8वीं दफ़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में आ रही है। और वैसे मेरी ज़ाती जो है फीलिंग्स जो है ना वो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो ये ले जाएगा। मुझे लग रहा है इंडिया लेके जाएगा। जी बिल्कुल, है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बताए उसके मुताबिक तो यही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फीलिंग्स भी होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है। चलिए सितार साहब देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही निकलती है। सितार साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर से बता दिया कि इंडिया क्यों एक बड़ी टीम है, और आपकी राय भी दरकार होगी, हमें कमेंट्स में बताइए सितार साहब की जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं। और फिर इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।